एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीमा। आज हम पहुंचे हैं द्वारका में और आज आपकी मुलाकात कराएंगे कमलजीत शेरावत से। पूर्व मेयर रही हैं, साथ में 2 बार से निगम पार्षद हैं और अभी फिर से काउंसलर बनकर आई हैं जनता के बीच में। और एक बार बता दूं, 15 साल एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, बहुत अच्छे काम किए, कुछ काम नहीं हो पाए। सीटों के बारे में मैं बात करूं, काफ़ी हलचल देखने को मिली, लेकिन 2 बार से कंटिन्यू अच्छी जीत हासिल की 6,500 के मार्जिन से। और जब हमने बीच में लोगों के बीच में सर्वे किया, काफ़ी एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आया कि काम बहुत हुए। तो आज हम जानेंगे कमलजीत मैम से कि क्या क्या काम हुए और क्या क्या आगे का विजन है जनता की सेवा को लेकर, उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। बड़न जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई, एक बार फिर आपको जनता ने इतना प्यार दिया और एक अच्छी मार्जिन के साथ आप जीत हासिल की। मैम काम बहुत हुए हैं द्वारका में जी, लेकिन मैं बात करूँ बीजेपी की, 15 साल में अपने सरकार थी, अभी अच्छी सीटें हैं 104, लेकिन लोग बोलते हैं कि 20% सीटें का जो घपला काफ़ी हुआ, मतलब सीट उस उम्मीदवार को नहीं दे पाए जिसको देनी चाहिए थी। और आपका एक काफ़ी अच्छा लंबा अनुभव रहा राजनीति का। आप पहले भी एमएलए का भी चुनाव आपने जीता, साथ में आप पहले भी मेयर भी रही हैं, तो पूरा आपको आइडिया है इस चीज़ का। तो इस ताज़ा घटनाक्रम या इस राजनीति पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद मुझे मिला, और मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अब ये जो चुनाव हम जीत कर आए हैं, ये अपने काम के आधार पर बीजेपी 104 सीटें लेकर आई है। आप कहेंगे कि कुछ सीटें कम रह गई। जितना झूठ आम आदमी पार्टी ने बोला और जो एक इमेज बनाने की कोशिश की कि दिल्ली में बीजेपी नहीं आ रही है, काम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक कम वोटिंग का असर रहा। और निगम में कम वोटिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदायक रही। हम अगर वोट ज़्यादा पड़ती, आज हम कह सकते हैं कि 5% वोट और ज़्यादा पड़ जाती, तो हम कम से कम भी 180-190 सीटों पर आते। लेकिन अब जो भी जनता का आशीर्वाद है वो हमें मिला है, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे और अपनी भूमिका को उसी रोल में निभाएंगे। बहुत काम हुआ है एमसीडी में। आज अगर मैं कहूँ कि पूरी दिल्ली में जितना भी गार्बेज निकलता है उसको मैनेज करके जीरो किया जाता है। उससे बिजली बनाई जाती है, खाद बनाया जाता है, ईंट और जो टाइल्स हैं वो बनाने का काम किया जाता है। स्कूलों में बहुत सुधार हुआ है, ऑनलाइन प्रोसेस काफ़ी अच्छा हुआ है। तो इन्हीं कामों को लेकर हम आगे भी अपनी भूमिका निभाएंगे और दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। बात करूँ द्वारका की, काफ़ी अच्छा द्वारका में काम किया। देहात में भी आपने जो जोड़ होते हैं उनका भी आपने निजीकरण में बोलूँ तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन किया। देहात में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। और आगे जनता के बीच में शिक्षा पे मैं बातचीत करूंगा, ये तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो और आगे और क्या विजन है, जैसे कि लोगों को भी एक मैसेज दिया जाए कि ये काम पेंडिंग है अभी, जैसे शिविर के काम कुछ से लोगों को पता नहीं है, कुछ बोलते हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर में, कोई बोलते हैं एमसीडी में, तो लोगों को एक समीकरण भी पता नहीं इस चीज़ का। तो ये एक मैसेज कैसे पहुँचाओगे कि लोगों के ये काम एमसीडी के और ये मतलब आम आदमी पार्टी है दिल्ली सरकार की? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले तो क्लियर सी लाइन है कि 2 जो सर्विसेज हैं, दिल्ली जल बोर्ड और सीवर और बड़े नाले, ये जनता के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि दिल्ली सरकार के हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, सीवर, पानी और जो बड़े नाले हैं वो सब दिल्ली सरकार के हैं। अब जो अनऑथराइज कॉलोनी है वो 100% दिल्ली सरकार की है। हमारे पास सिर्फ आता है जो रेगुलाइज कॉलोनी है और जो गाँव है, सिर्फ वही हमारे पास देहात आता है। और देहात में हमने बहुत काम किया है। अगर आप बिजली की बात करेंगे, तकरीबन हर गांव में आप देखेंगे कि कहीं पे भी डार्क स्पॉट नहीं है। फिर भी हमने सर्वे कराया था, अगर कोई कमी है तो हम उसको पूरा करेंगे। तो आपने जो कहा कि बहुत काम हुए हैं, उन कामों को जनता तक पहुंचाकर, क्योंकि नींव भर चुकी है, अब तो बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो जो भी हमारे पार्षद हम जीते हैं वो क्षेत्र की जनता तक अपने कामों को पहुंचाएंगे और अपने क्षेत्र को जो बेहतर बना है उसको और बेहतरीन की तरफ ले जाने की हम कोशिश करेंगे। बात करूँ फिर मैं एमसीडी पे आता हूँ घूम फिर के। एमसीडी कर्मचारी हैं, उनको पक्का नहीं किया गया। आप भी मेयर रहे हो और अभी भी जो ड्यूटी आवर्स है वो बढ़ा दिया जाता है, जब चाहे फ़ोन कर दिया जाता है। 12 घंटे का ड्यूटी आवर्स और करीब 15,000 रुपये सैलरी रखी गई है। और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो 8,000 सैलरी है। और अभी एक समस्या और आ रही है कि बुजुर्गों की 5-6 महीने से तनख्वाह भी रुकी है। जो वृद्धा पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, विडो की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या कुछ मैनिंग प्लान है या कुछ आगे पक्का कर्मचारी होने की, ये इसमें भी कुछ एक नया नियम बनाने की ज़रूरत है? देखिए, जो आपने वृद्धावस्था पेंशन की बात करी, तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि वृद्धा पेंशन जो भी 60 साल से ऊपर हमारे सीनियर सिटीज़न हैं
उनकी पेंशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार कर सकती है, एमसीडी नहीं कर सकती। अब रही बात सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की बात, दिल्ली सरकार ने जानबूझकर उनके हितों पे कुठारघात किया। उनको जो फंड देने थे, क्योंकि जब आप किसी को पक्का करते हो तो आपको फंड्स की जरूरत होती है, वो दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। आज दिल्ली सरकार हमारे साथ बराबर की भागीदार होगी, तो हमारा सबसे पहले मुद्दा यही रहेगा कि आप हमें कहते थे तो आप इनको सबसे पहला काम यही करिए कि इनको पक्का करिए, और इनका जो भी बजट है, क्योंकि हम नहीं दे पाए क्योंकि आपने हमें नहीं दिया। आप कहते थे कि हमारे पास सब कुछ है, तो ठीक है, आपके पास सब कुछ है, तो आपका पहला काम, अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, गैरत है, तो उन्होंने जो बात हमारे ऊपर लगाई थी कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपके सामने बिल्कुल कह रही हूँ साफ शब्दों में कि उनकी वजह से हम नहीं कर पाए। आज उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है, वो इन कामों को करके दिखाएं। एक बार मैं इसलिए बातचीत करना चाह रहा हूँ वृद्धा पेंशन पे। कल हम एक एनजीओ में गए थे, एक 67 साल की महिला हमें मिली। वो बोली कि मेरे पास आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, और वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप एक कोई ऐसा नहीं है कि एक पोर्टफोलियो या एक डॉक्टर लाइन बना दी जाए, ताकि उनको एक एज फैक्टर, वो 68 साल बोल रही है, या कुछ ऐसा टेस्ट किया जाए, या कि बैक डेट से उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराया जाए, ताकि वो फैसिलिटी मिले। अभी एक वृद्ध आश्रम में ठहरी है, उसके भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कपड़े के हैं, लेकिन पेंशन नहीं बन रही है, कि वो बोली कि बेटे 7 साल से तनख्वाह नहीं मिली। तभी हम ये चाहते हैं कि जो काउंसलर हैं या अभी बने हैं, तो इसके ऊपर कोई एक ऐसा विचार किया जाए कि उनको भी दी जाए तनख्वाह, ताकि उनका भी काम चल सके। देखिए, ये तो कोर्ट की डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस है कि वृद्धा पेंशन दिल्ली सरकार पर करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को चाहिए कि वो सीनियर सिटीजन्स को सहयोग करें। मान लीजिए इस केस में उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक टेस्ट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनके कर्मचारियों को क्लियर कट अपने लोगों को समझाना चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि ये कौन सा टेस्ट होता है, कहाँ होता है, और इसके बारे में उन जो भी जा रहे हैं उनको क्लियर समझा दें, तो वो व्यक्ति अपनी टेस्ट वहाँ से करा लेगा, तो उनकी एज सर्टिफाइड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये तो दिल्ली सरकार के कर्मचारी जो हैं, देखो इसमें हम सरकार को दोष किसी को नहीं देंगे। मैं जस्ट आपसे, क्योंकि आपने काफ़ी लंबा किया है जो राजनीतिक करियर है, साथ में बहुत अच्छे काम आप करते हो। हम बेसिकली हम ये इसको राजनीतिक मोड में हम नहीं पूछना चाह रहे हैं। राजनीतिक नहीं है, वैसे मैं राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि उनका जो भी डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल से चाहिए उसकी लिस्ट दिल्ली सरकार को पब्लिश करनी चाहिए कि अगर आपकी एज में कोई कंफ्यूजन है तो आप इन हॉस्पिटल में इस टेस्ट के माध्यम से करा सकते हैं। ये मैंने राजनीति नहीं करी, मैंने आपको वही डिसीजन बताया कि इसमें क्या डिसीजन हुआ है, और जिसको उनको फॉलो करेंगे तो उनको आसानी होगी। टेस्ट के कितने खर्चे हैं कुछ, या सरकार ये मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर भी वृद्धावस्था पेंशन बनती है वहाँ पर ये डिस्प्ले होना चाहिए एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ। अभी मैं दोबारा मैं आ सकता हूँ जनता के बीच में। एमसीडी में जैसे कि एक काम निगम पार्षद होता है, वो एक प्रधान की तरह होता है। कल हमने एक झोपड़पट्टी में भी सर्वे किया और हमने वीडियो भी यूट्यूब पे डाला है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिजली पानी के नाम से आपको पता है कि फ्री में एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ भी बिल आ रहा है। तो ये एक जनता को आप एक मैसेज क्यों नहीं दे पा रही हो कि हर आदमी का बिल आ रहा है, लेकिन एक एडवर्टाइज के यानी विज्ञापन के थ्रू लोगों को बता दिया जाता है कि बिल तुम्हारा माफ़ है। तो इस चीज़ से आप कैसे निकालोगे जनता को? एक मतलब एक अंदर से बैठ चुका कि फ्री की चीज़ हमें चाहिए, लेकिन मिल भी नहीं रही है, और माइनस पॉइंट भी हो रहा है कि देश के प्रति ये खतरनाक है। भारतीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी ने भी बोला है कि देश के लिए काफ़ी घातक हो सकता है, और कुछ अभी शायद गाइडलाइंस भी है ये कोर्ट का कि उसमें बोला गया कि एक सर्वे किया जा रहा है कि कितना देश को घाटा हो सकता है। देखिए, मैं सरकारी स्कूल में अपने बचपन से पढ़ी हूँ दिल्ली में। गवर्नमेंट स्कूल था, कभी फीस नहीं दी। दीनदयाल हॉस्पिटल में इलाज कराया, कभी वहाँ पे डॉक्टर की फीस नहीं दी। मेरे पैदा होने से मैंने फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ देखी है, और ये एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड लगाकर बता रहे हैं फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन है। तो इसमें तो मैं जनता को कहूँगी उन्हें ही समझना पड़ेगा। आप किसी को समझा नहीं सकते क्योंकि उन्हें सब बात पता है। हाँ, पहले लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो आप ये देखिए वो 42% पे, हम 38% पे हैं निगम के चुनाव। 12% बढ़ा है, आपका 11%, उनका घटा है, आपका 11% बढ़ा है। तो ये जो है चीज़ें धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही हैं। आने वाले समय में जैसे आप लोग हैं, मीडिया है, लोगों को खुद उनके हाथ में बिल आएंगे तो समझ में आ जाएगी। हम सिर्फ बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पॉलिटिकल बात हो रही है, लेकिन अब महसूस कर रहे हैं लोग कि पॉलिटिकल नहीं, ये सच्चाई है। तो बहुत जल्दी लोगों के दिमाग से जो फितूर इन्होंने घुसाने की कोशिश की है वो उतर जाएगा, और मुझे लगता है दिल्ली की जनता को ये बात समझ में आएगी, और दिल्ली सरकार
में जिस तरह से इनको बहुमत मिला है, आगे इसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी बातचीत करूँगा थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक बातचीत करूँगा मैं बीजेपी की। आपने गुजरात में बम्पर के साथ जीत की, साथ में हिमाचल आपने खो दिया, और अभी लोग जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो कुछ लोग, हो सकता है वो राजनीतिक हो या हो सकता है कि जनता की राय हो, तो ये बोलते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है धर्म के नाम से एक अफीम की तरह काम कर रही है। इसके ऊपर आपका क्या विचार है, ये सच है या नहीं है? जी नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की बात कर रही है, किसी धर्म की, किसी मजहब की, किसी भेदभाव की, किसी भी आपस में अंतर की बात नहीं करती। जब अगर मान लो यूपी में काम हो रहा है तो वो कोई धर्म के आधार पर योजनाएं नहीं दी जा रही हैं। मोदी जी ने जितना काम किया है वो धर्म के आधार पे आप डाटा निकालेंगे तो उसमें सबको जो जरूरतमंद थे उनको ये चीज़ें मिली हैं। जिनको विरोध करना हो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति बीजेपी कभी नहीं करती है। लोगों को जो कहना है, विरोध में जब कुछ नहीं कह पा रहे तो आखिर में यही कह रहे हैं, लेकिन हम राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी का, हमारे लीडरशिप, मोदी जी का और हमारे सभी सीनियर लीडर्स का एक ही ध्येय है कि जरूरतमंद की मदद करना, चाहे वो निगम है, चाहे वो विधानसभा में हमारी जो सरकार है, राज्य सरकार है, हमारी केंद्र सरकार है। तो हम सब लोग कभी भी किसी भेदभाव से काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई में, विकास के काम करते हैं और उसी की हम अपनी पॉलिसीज बना के काम करते हैं। बात करूँ रोजगार की, जनता के बीच में ये बोलते हैं कि रोजगार की बहुत सारी समस्याएं आई हैं। अग्निवीर आपने दिया लेकिन अभी भर्तियाँ हुई नहीं ढंग से। रोजगार और महंगाई पे काबू पाने के लिए सरकार विफल रही है, या कोरोना का जो कहर आया था 2 साल के लिए, जो मार्केट बंद हो गई, या उसका असर है? और आने वाले समय में रोजगार के पर काम कितना हो रहा है ताकि लोगों को पता चले। युवा है, MBA के चाय बेच रहे हैं, हो सकता है कुछ राजनीतिक तरफ से इसको मोड़ा गया, लेकिन रोजगार की तो थोड़ा सा दिक्कत है। और यही सर्वे हमने जब किया जनता के बीच में, आपका जो द्वारका था उसमें आपने काम किया, आपके वोट के हिसाब से आपको, मतलब आपके काम के हिसाब से आपको वोट मिला। लेकिन ये लोग ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी को लोग इसलिए लाइक करते हैं कि 15,000 की नौकरी करने वाला घर खर्चा नहीं चल रहा है, बिजली पानी फ्री कर दो तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिल सकता है, मतलब उसके घर का बजट बना रहता है। तो ऐसा नहीं कि यदि रोजगार के ऊपर काम करें तो जो देश की जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और आपकी सरकार भी 10 साल से, तो रोजगार के ऊपर क्या काम चल रहा है और आगे वाले समय में महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है? अगर आप बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मुद्रा लोन, स्टार्टअप, कितने सारे योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 से लेकर 1 लाख तक के लोन, लेकिन लोगों को मिला नहीं। जी नहीं, मैं यहाँ पे मेरे सामने कुछ लोग थे, वो मुझे कहने लगे कि हमें कहा जा रहा है कि आप लोन लो। तो मैंने उन्हें समझाया कि कहा नहीं जा रहा है, आपको फैसिलिटी दी जा रही है कि आप लोन ले सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हो मिला नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप दिल्ली के आंकड़े जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आंकड़े में सच्चाई सामने आएगी। स्टार्टअप किया गया है, फॉरेन कंपनीज को लाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो आपने बात कही कि 15,000 वाले को बिजली पानी फ्री देके, बिजली पानी फ्री मिले जरूरतमंद को, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, लेकिन पानी मिलना भी चाहिए, बिजली मिलनी भी चाहिए। और कमर्शियल को आप जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर पूछूं कि दिल्ली सरकार ने रोजगार के लिए क्या किया है, वो आप कहोगे कि सिविल डिफेंस की भर्ती कर दी। सिविल डिफेंस वालों को उनके नॉर्म्स क्या हैं और उनको क्या दिया जा रहा है, आप ये देखिए, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। बच्चों को पॉल्यूशन के दिनों में रोड पर खड़ा कर दिया गया, सिविल डिफेंस के बच्चों को। क्या उनका स्वास्थ्य नहीं है? तो ये जो राजनीतिक बातें हैं बहुत लंबा समय लेंगी, कभी हम आराम से बैठेंगे, लेकिन सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इस देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार ने जितना काम किया है, अगर पिछली कोई भी सरकार कर देती तो शायद आज भारत की डायरेक्शन कुछ और होती। इतना काम हो रहा है। जी, बात करूँ अभी सर्वे की, और सर्वे में ये भी निकल के आ रहा है कि 2024 में MP के लिए आपका नाम आ रहा है। MP की सीट, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। मैं बताता हूँ, दायरा आपका बढ़ ही रहा है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि पिछले सर्वे भी हुए हैं जिसमें आपका नाम नंबर 1 पे था और सीट नहीं मिली, और अभी फिर 2024 में निकल के आ रहा है आपका, और सीटों में आपको पता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। यदि ऐसी गड़बड़ यदि हो गई या सीट मिलती है तो दायरा बढ़ेगा, तो मैं बोलता हूँ कि लोगों की भावनाएं बढ़ रही हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि कमलजीत मैडम हमारी यदि MP बन के आती है तो एक उम्मीद जगती है। तो क्या टिकट बंटवारा आप समझ रहे हो कि ठीक ढंग से हो रहा है बीजेपी में? क्योंकि हो सकता है कि जो नियर बाई रहते हैं ना, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उन्हीं को सीट मिली है। ऐसा नहीं है, पार्टी जब भी टिकट देती है, पार्टी हर फैसला उचित निर्णय लेती है, जो भी इक्वेशंस होती है उनके बेस पे
पार्टी का अपना एक सर्वे होता है, पार्टी का अपना आंकलन होता है। पार्टी कभी भी किसी भेदभाव के साथ, कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो है उसको आप कुछ और नंबर देना दें, लेकिन ये तो कहेंगे कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे कोई भी कार्यकर्ता, मान लो मोदी जी हैं या बाकी हमारे नेता हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ भेदभाव होता है। 20% है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो 20% देखिए, अगर कोई चीज़ मैं मांगती हूँ और मुझे नहीं मिली तो मैं कह सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी हर कार्यकर्ता को बराबर का मौका देती है। एक चीज़ होती है वो एक ही को मिलेगी, बाकी कुछ लोगों को नहीं मिलती है। पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि होता है, और पार्टी ने मुझे निगम पार्षद की जिम्मेवारी दी है, मेयर की जिम्मेवारी, कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, और आज भी मुझे दिया है नेतृत्व करने के लिए, अपने क्षेत्र का काम करने के लिए। तो मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ, और पार्टी ने अपना फैसला पहले भी अच्छा लिया है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे निगम में हो, और आगे पार्टी अपना फैसला अच्छा ही लेगी। इस बात पे मुझे लगता है कि किसी भी जनता को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैम, आप अपनी जनता को जीत का बधाई तो ऑलरेडी आपने पोस्टर लगाए और लोगों को मिले भी, और क्या एक लास्ट में एक बताना चाहते हो, और आने वाले समय में क्या अपील करना चाहते हो? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता का फिर से धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगी कि आपका आशीर्वाद जो मुझे मिला है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने जो भी आपने मुझे दायित्व दिया है मैं उसको निभाऊँ। और आपसे यही निवेदन है कि काम करने वाले और घोषणा करने वालों के बीच में अंतर करें। अगला चुनाव लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। आपने पहले हमें 282 दी, फिर हमें 303 दी, और इस बार मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे दिल्ली की 700 सीटें दी थी, इंडिया में कम से कम 350 सीटें मोदी जी को काम को देखते हुए आनी चाहिए। तो आप लोग मोदी जी पर अपना विश्वास बनाकर रखें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें, और हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ थी कमलजीत मैम सहरावत मैडम, और अपने विचार उन्होंने खुल कर रखे। और आने वाले समय में द्वारका के लिए काफ़ी काम हुए हैं, फ्लाईओवर के हुए हैं, पावर ग्रिड के हुए हैं, पार्क्स बने हैं, साथ में देहात के लिए काफ़ी काम हुए। और अभी दोबारा फिर से निगम परिषद के सदस्य चुनकर आए, पार्षद का जिनकर आए, और आने वाले समय में काफ़ी काम होंगे और जनता के हित को देखते हुए काम किए जाएंगे। आज बस इतना, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।